हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और आपका स्वागत है डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में। आज के वीडियो में हम वैरिकोसील के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेरे जितने भी लोग सब्सक्राइबर लोग हैं और जो लोग भी वीडियोस देखते हैं ना, उनका फेवरेट टॉपिक होता है। आज हम पढ़ेंगे वैरिकोसील होता क्या है। बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूंगी कि इसका ट्रीटमेंट किस हिसाब से डिसाइड किया जाता है, किस प्रकार से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, डॉक्टर का क्या अप्रोच होता है, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। वेरिकोसील है क्या? सबसे पहले इस चीज को समझिए, क्या है ये। जेंट्स के अंदर जो स्कॉट्रम होता है, जिसके अंदर टेस्टिकल होते हैं, वहां जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेन होती हैं, उनमें इंगॉर्जमेंट आ जाता है, यानी कि वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज जाती हैं। इसको थोड़ा सा बोर्ड पे समझने का प्रयास करो। रफ चित्र बनाऊंगी, बहुत डिटेल वाला चित्र नहीं बना रही, ठीक है। ये ऊपर का प्लेन है, ये नीचे टेस्टिकल की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जिसके अंदर यहाँ टेस्टिकल होते हैं, इसके ऊपर एपिडाइडेमिस होती है, यहाँ से दूसरी क्लेव जाती है जो ऊपर ब्लड सप्लाई के लिए होती है, ठीक है। लगभग इस प्रकार की एक रफ संरचना होती है। इसमें पूरे में ब्लड सप्लाई देने के लिए वेन्स होती है, पूरे इस प्रकार से वेन्स होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। जब इन वेन्स के अंदर किसी कारण से स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाती है, या फिर खून ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, इसी बीमारी को वेरिकोसील कहा जाता है, ठीक है। समझ गए? वेरिकोसील वास्तव में अपने आप में टेस्टिकल की कोई बीमारी नहीं है। वेरिकोसील का मतलब है वेन का, यानी कि ब्लड सप्लाई करने वाली जो नसें होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होती है या जिनसे खून बहता है, उनके अंदर स्वेलिंग का आ जाना, वो सूज जाना, इसे वेरिकोसील कहते हैं। टेस्टिकल में होता है तब इसका नाम वेरिकोसील हो जाता है। अदरवाइज इसको वेरिकोज वेन भी कहा जाता है। पैरों में आपने देखा होगा अक्सर कई महिलाएं या फिर बुजुर्ग पर्सन जो होते हैं, उनके पैरों में नसें फूली हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो वो वेरिकोज वेन है, ये वेरिकोसील है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो पैथोफिजियोलॉजी है, यानी कि बॉडी के अंदर जो गड़बड़ी आ रही है, वो सेम होती है। अब यहाँ आप इस चित्र को इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं आपको कुछ चीज समझाती हूँ। क्या होता है, हम इसे सीधे सीधे मान लें, ये एक वेन है, ठीक है। इसके अंदर खून बह रहा है, खून की सप्लाई हो रही है, ये रेड कलर का ब्लड है। अब ये ब्लड सर्कुलेशन में बना रहे, वापस लौट के नहीं आए, वापस इसका सही तरीके से फ्लो बना रहे, इसके लिए वेन के अंदर छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, ठीक है। पेन नहीं खुल रहा है छोटे छोटे ऐसे दरवाजे होते हैं। ये एक दरवाजा, फिर एक दूसरा दरवाजा, ये तीसरा दरवाजा। इससे क्या होता है कि जब यहाँ का ब्लड आगे की ओर चला जाएगा तो ये दरवाजा बंद हो जाता है, तो जिससे ब्लड वापस पीछे की तरफ नहीं आ पाता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड निकल के आगे गया, जैसे ही आगे गया ये बीच का जो दरवाजा है ना, वो बंद हो जाएगा, जिससे ब्लड वापस पीछे नहीं आ पाएगा। अगली बार फिर एकदम से पुश आएगा तो ब्लड फिर और आगे जाएगा, फिर वहां का दरवाजा बंद हो जाएगा, वहां से ब्लड पीछे नहीं आ पाएगा। ये कंटिन्यूअस मूवमेंट बना रहता है। वेरिकोज वेन में या वेरिकोसील में दोनों चीजें एक ही है। मैंने बताया ना, पैथोफिजियोलॉजी दोनों जगह सेम हो रही है। इसमें क्या होता है, ये दरवाजा खराब हो जाते हैं। अब ये दरवाजा काम नहीं कर रहा। अपने घर के दरवाजे के बारे में सोच के देखो, घर में दरवाजे होते हैं, अगर वो दरवाजा अच्छे से काम नहीं करे, बंद नहीं हो, तो क्या होता है, वो प्रॉपर बंद नहीं होगा। आपने खोला, वो वापस बंद हो गया, या फिर आपने बंद किया, वो अपने आप खुल जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये दरवाजे खत्म हो जाते हैं या अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं। जब ये दरवाजे अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पे खूब सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, वेन कुछ ऐसी स्वेलिंग वाली हो जाएंगी, सूजी सूजी। और ये जो सूजी हुई वेन है, यही आपके स्कॉट्रम में दिखाई देती हैं। आपको स्वेलिंग महसूस होगी, वहां पर भारीपन महसूस होगा, और इसी बीमारी को वेरिकोसील कहा जाता है, ठीक है। वेरिकोसील, वेरिकोज वेन दोनों सेम कंडीशन है। जब ये वेरिकोज वेन स्कॉट्रम के अंदर होती है, यानी कि मेल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर होती हैं, तब इसको वेरिकोसील कहा जाता है। अब यहाँ एक बात समझिए, अब जैसे ये पहला वाला जो स्ट्रक्चर था, इसमें ये जो वेन है, ये बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएंगी, खूब सूज गई, इस प्रकार से पूरी स्वेलिंग आ गई, मतलब बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो गया। तो उससे क्या होगा, आपको यहाँ पे बता रही थी कि वेरिकोज वेन में ये जो वेन है,
जो कि स्कॉट्रम के अंदर होती है, इनमें इनलार्जमेंट हो जाता है, इंगॉर्जमेंट हो जाता है, यानी कि इनकी साइज बढ़ जाती है और इनके अंदर ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। देखिए आप इसको कुछ इस तरीके से, ये वेन है। अब ये वेन नॉर्मली तो इस शेप की होनी चाहिए, एग्जैक्टली ऐसी होती नहीं है, ये मत बोलने लगना कि नहीं ऐसी नहीं होती है, ऐसी नहीं होती, मैं भी बता रही हूँ, मैं इसे केवल आपको समझा रही हूँ। इनमें जब ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये कुछ इस प्रकार की हो जाती है, स्वेलिंग के साथ, ऐसी बड़ी बड़ी, ये ऐसे ऐसे ब्लड भर जाता है इनके अंदर, और यही आपको स्वेलिंग के रूप में दिखाई देता है। यही आपको ऊपर से दिखाई देगा कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर आपके टेस्टिकल में स्वेलिंग आ गई है, या आपको टेस्टिकल में दर्द हो रहा है, टेस्टिकल भारी महसूस हो रहा है। इस प्रकार के लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं। अब देखिए वेरिकोसील का जो ट्रीटमेंट होता है, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, चाहे आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट लीजिए, चाहे एलोपैथी ट्रीटमेंट लीजिए, चाहे होम्योपैथी ट्रीटमेंट लीजिए, ये जो बीच के जो वॉल्व हैं, ये अगर ये वॉल्व जहां के खराब हो गए हैं, वो वॉल्व वापस कभी भी ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, जो वॉल्व खराब हो गए हैं वो वॉल्व कभी भी ठीक नहीं होंगे। वॉल्व मतलब ये जो बीच के गेट थे, जो दरवाजे थे, जो खराब हो गए हैं, वो वापस ठीक कभी नहीं होते। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो ये कंडीशन और ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी, और ज़्यादा बुरी कंडीशन नहीं हो पाएगी। यदि आप इसमें एलोपैथी ट्रीटमेंट कराएंगे तो एलोपैथी ट्रीटमेंट में 2-3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन ये होता है कि एक विशेष प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो कि डायरेक्टली वेन के अंदर लगाए जाते हैं, और वो पर्टिकुलर वेन पूरी की पूरी खत्म कर दी जाती है। एक इंजेक्शन होते हैं जिससे कि वो वेन है वो खत्म हो जाती है, यानी कि चिपक जाती है, वहां से ब्लड सप्लाई ही खत्म हो जाएगी। अब ब्लड सप्लाई नहीं है तो वहां पे ब्लड इकट्ठा नहीं होगा, ब्लड इकट्ठा नहीं होगा तो स्वेलिंग महसूस नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा दूसरे ट्रीटमेंट में वहां जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको कई बार सर्जरी करके भी निकाल दिया जाता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें जो होता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि ये कंडीशन और ज्यादा बढ़ने नहीं पाए, साथ ही साथ जो आपके वेरिकोसील की जो कंडीशन है उसकी वजह से जो सेकेंडरी ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, यानी कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम के कारण आदमियों के स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, वो कंडीशन नहीं आने पाए। इस उद्देश्य के लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट लिया जाता है। देखिए वेरिकोसील जो प्रॉब्लम है ना, ये अपने आप में कोई बड़ा डिसऑर्डर नहीं है। अगर आप इसको नहीं माने कि यार स्वेलिंग हो रही है, हमें देखने में अजीब लगता है, तो फिर ये अपने आप में कोई बहुत बड़ा डिसऑर्डर नहीं है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आती। 50% पेशेंट को तो पता भी नहीं होता है कि उनको वेरिकोसील है। जनरली आपने किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराया हो तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि ग्रेड 1 का वेरिकोसील हो रखा है या ग्रेड 2 का वेरिकोसील हो रखा है। केवल 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। तो जो ट्रीटमेंट लोगों को लेना चाहिए वो अपनी स्पर्म काउंट को हेल्दी बनाए रखने के लिए लेना चाहिए। वेरिकोसील में जो स्वेलिंग आई है वो 19-20 का अंतर आएगा, जितनी है उतनी रहेगी, उससे थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन आपका ट्रीटमेंट इसलिए होना चाहिए कि वो कंडीशन और ज़्यादा खराब नहीं हो। मतलब जो दरवाज़ा खराब हो गया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लोगे, ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, कंजेशन बना रहेगा, खून बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता रहेगा, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, एक एक करके सारे के सारे वॉल्व खराब होते जाएंगे और जो वेरिकोसील की कंडीशन है वो और ज़्यादा बुरी होती जाएगी। इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए इसमें वॉल्व खराब हो रहे हैं, यानी कि दरवाजे खराब हो रहे हैं। अब थोड़ा सा आप लर्निंग आयुर्वेद चैनल पर जाइए, वो सारी बातें रिकॉल करिए जो मैंने आपको लर्निंग आयुर्वेद चैनल में आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के बारे में बताई हैं। किसी भी प्रकार के शरीर में जब बल की कमी होती है तो उसमें कौन कौन सी चीजें कारण होते हैं। हमारे शरीर में बल बनाए रखने का काम, हमारे शरीर के अंदर किसी भी ऑर्गन की ताकत को बनाए रखने का काम कौन करता है? 3 चीजें करती हैं। पहला कफ करता है, जो वात पित्त कफ में से जो कफ होता है वो हमारे शरीर में बल को बनाए रखने का काम करता है। और उसके अलावा मांस और मेद, ये 2 चीजें हैं जो हमारे शरीर में बल को बनाए रखने का काम करती हैं। इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में आपके शरीर के अंदर कफ का क्षय होता है, यानी कि कफ आपके शरीर में कम हो जाता है। साथ ही साथ मांस और मेद धातु की दुष्टि होती है, मांस और मेद धातु में दुष्टि होती है, जिसकी वजह से ये वॉल्व एक एक करके खराब होते जाते हैं। साथ ही साथ पे यहाँ पर रक्त धातु की दुष्टि होती है, यानी कि यहाँ पे ब्लड का कंजेशन डेवलप होता है।
तो जब भी आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेंगे, वहां जो ट्रीटमेंट का जो उद्देश्य होता है वो आपके शरीर में कफ को सामान्य करना होता है, मांस और मेद धातु को सामान्य करना होता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन का कंजेशन बना हुआ है ना, उसको रेगुलेट करना कि वो कंजेशन नहीं हो, उस उद्देश्य से आयुर्वेद ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ प्रिकॉशन है जिनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है जो ले सकते हैं, उनको प्रिकॉशन लेने चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो प्लीज एक्सरसाइज करने के दौरान स्कॉट्रम सपोर्टर जो आते हैं, जो स्पेशली इस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं कि आपके स्क्वाट्रम पे बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़े, उस प्रकार के सपोर्टर का इस्तेमाल करिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर से अगर आप वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं। उसके अलावा यदि आप बाइक चलाते हैं, क्योंकि आपके बाइक चलाते समय आपके टेस्टिकल के ऊपर काफी ज्यादा चोट लगने के चांसेस रहते हैं, यदि आप बाइक ज्यादा चलाते हैं, लंबे समय तक चलाते हैं, तो उस समय पर प्लीज अच्छे सपोर्टर्स का इस्तेमाल करिए। प्रॉपर कुशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैवी एक्सरसाइज करते समय, या हैवी एक्सरसाइज एक तो डॉक्टर के सुपरविजन में या जो आपके ट्रेनर है उनके सुपरविजन में करें, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा मतलब नहीं है इस तरीके की व्यवस्था, तो प्लीज हैवी वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज मत करें। ये कुछ प्रिकॉशन है जिनका इस्तेमाल आप डेफिनेटली कर सकते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी और है तो अंडर कंट्रोल रहेगी। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।